हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने अदर लॉ के चैप्टर को और हम आगे मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 2। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपके पूरे लॉ के सिलेबस का। तो बस अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। कैसे मतलब निकालें किसी लाइन का, लॉ में जो लाइन लिखी गई है उसका, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3। ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, एनी वर्ड्स प्रिंटेड, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी आपने लिखा उसे डॉक्यूमेंट बोला जा सकता है, कोई वर्ड प्रिंटेड है उसे डॉक्यूमेंट बोला जा सकता है, फोटोग्राफ भी है वो भी डॉक्यूमेंट्स जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमें समझाना चाहते थे कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 12, एग्जाम्पल 2। इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने एक सवाल गया, वेदर द सेल ऑफ बेटल लीव्स वाज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। क्या बेटल लीव्स, बेटल किसे कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की पत्ती है, मान लो लीव्स मतलब पत्ती है, उसे बेचने पे सेल्स टैक्स लगेगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरी। बेटल लीव्स के बारे में डिक्शनरी में नहीं है, टेक्निकली और बोटेनिकल मीनिंग में भी बेटल लीव्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। व्हेन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, बट नेचुरली उसका मतलब क्लियर है। बेटल कहते किसे, बेटल की डेफिनेशन कहीं है नहीं, लेकिन बेटल किसे कहते हैं, किसी को पता है तो बताओ यार। बेटल लीव, पान का पत्ता। ओ, तो बेटल लीफ के बारे में कहीं लिखा नहीं है किसी लॉ में, लेकिन नॉर्मली हम जानते हैं उसे। अब क्या करें, लॉ में तो है नहीं, तो लॉ में किसी चीज़ का मतलब नहीं है कि उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। नाउ बीइंग द वर्ड ऑफ एवरीडे यूज, हम हर दिन जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इट मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स पॉपुलर सेंस बाय विच पीपल आर कन्वर्जेंट विद इट एंड ऑल्सो द मीनिंग विद द स्टैट्यू डीलिंग विद द मैटर हु एट्रीब्यूट टू इट। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई नेचुरल लाइफ में, नेचुरली डेली लाइफ में हम जिस चीज़ को जिस नाम से जानते हैं और हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये वही है, तो ऐसे केस में हम सिर्फ लॉ पे नहीं स्टिक रहेंगे, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि लॉ का बनाने का मतलब ये नहीं है कि स्टिक हो गया किसी वर्ड को, भाई लॉ को कहा है कि कानून चले, फ्लो ऑफ लॉ या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो सके, उसकी वजह से रुकावट ना आए। Therefore, the sale of betel leaves was liable to sales tax। तो इसका मतलब जो सेल्स टैक्स है उस पर लगेगा पान के पत्ते पे, क्योंकि हर कोई पान के पत्ते को तो जानता ही है। पान का पत्ता आपने देखा होगा, पान के पत्ते में एक गणेश जी की भी फोटो, गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, बनाते हैं। एग्जाम्पल 3, Section 13 of the Companies Act 2023, any change in name of a company shall be subject to the provision of subsection 2 or 3 or 4 and shall not have effect except with the approval of central government in writing। अब ये कह रही है कि कोई नाम में चेंज लाना है, प्रोविजन में लिखा गया है कि वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में अप्रूवल ना आ जाए। ठीक है, तो नाम में, किसी भी कंपनी के नाम में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए जो लॉ लिखा गया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बिना राइटिंग के नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल 4, A notwithstanding clause can operate at 4 levels। जो होता है ना कि नॉट विद स्टैंडिंग, किसी सेक्शन में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कि कहीं कुछ भी ना लिखा गया इसके बारे में। ठीक है, तो अब नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज को 4 लेवल पे किया जा सकता है। भाई ये बहुत ही बड़ा क्लॉज है और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको हम क्या करें, कर ले कवर, चलो कर लेते। नाउ क्लॉज
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट। ये कई बार ये लाइन लिखी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दिस क्लॉज विल ओवरराइड सच अदर सेक्शन सबसेक्शन। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं और जो कानून हम समझ रहे हैं वो कह रहा है कि कुछ भी कहीं भी लिखा गया हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर सेक्शन और सबसेक्शन, कहीं भी कुछ भी लिखा गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो बोल रहे हैं इस एक्ट में, इस सेक्शन में, वही वैलिड है। मतलब ये जो क्लॉज है वो ओवरराइड कर रहा है पुरानी सारी बातों को, अदर सभी सेक्शन को। ये कह रहा है कि अब वो काम की नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट में कई ऐसे सेक्शंस दिए गए जहाँ पे शुरुआत ही होती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। नॉट विद स्टैंडिंग, ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में नॉट विद स्टैंडिंग से, नॉट विद स्टैंडिंग के केस में मतलब ये इस वाले एग्जाम्पल में कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के से अप्रूवल लेना है, कि चाहे कुछ भी लॉ में लिखा गया हो लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल है। ये पहला हो गया। नाउ सेकंड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अ स्टैट्यूट। अब जब ये लाइन है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन स्टैट्यूट, मतलब वो किसी सेक्शन सबसेक्शन की बात नहीं कर रहा है कि हम उस सेक्शन और सबसेक्शन को इग्नोर कर देंगे। नहीं, ये कह रहे पूरे पूरे एक्ट को हम इग्नोर करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे एक्ट को इग्नोर कर देंगे। तो सेकंड लेवल है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन स्टैट्यूट का मतलब कि हम किसी दूसरे एक्ट की बात ही नहीं सुन रहे। द क्लॉज विल ओवरराइड द एंटायर इनेक्टमेंट, पूरे एक्ट को लेकर। तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट है जिसमें अमलगमेशन को लेकर प्रोविजन है, और अमलगमेशन के प्रोविजन में इन्होंने ये बात लिखी है। चलते हैं आगे। थर्ड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन स्पेसिफिक सेक्शंस और सबसेक्शंस और ऑल द प्रोविजंस कंटेन इन अनदर स्टैट्यूट। अब ये कह रहे हैं कि ये भी सेम वैसा ही है पिछले जैसा, लेकिन इसमें बस सबसेक्शन और सब लिख दे। भाई जब तुम पूरे अनदर स्टैट्यूट को ही इग्नोर कर रहे हो तो सेक्शन सबसेक्शन लिखने की जरूरत क्या है। तो दिस क्लॉज, द क्लॉज विल प्रीवेल ओवर द अदर इनेक्टमेंट। दूसरे एक्ट के सारे क्लॉज को, दूसरे एक्ट के सारे क्लॉज को ये ओवरराइड कर रहे हैं। सेम इफेक्ट है। अब इन्होंने सेबी का एक एग्जांपल दिया कि सेबी में कुछ चीज़ें ऐसी लिखेगी जो कहते हैं कि भाई बाद बाकी दूसरी चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे, एक्ट को इग्नोर कर देंगे। नाउ फोर्थ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे एक्ट की बात नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं किसी दूसरे लॉ में क्या लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी लॉ में लिखा गया हो हम उसे इग्नोर कर देंगे। द क्लॉज विल ओवरराइड ऑल अदर लॉज, सारे के सारे अदर लॉज को वो ओवरराइड कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी बात सुनो। ये भी सेबी के कुछ एग्जांपल्स है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के रूल्स बनाए गए हैं जिस रूल्स में उन्होंने शेयर सिक्योरिटीज को लेकर कि भैया ये किसी और लॉ को एप्लीकेबल नहीं होने दे रहे। तो ये 4 तरीके हैं और 4 का ये इफेक्ट है। बस आप इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। वी आर ऑन पेज नंबर 18, एग्जाम्पल 5, सेक्शन 4 subsection 3 of the Companies Act 2013, without prejudice to the provision of subsection 2, a company shall not be registered with a name which contains। अब ये कह रहे हैं कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 को फॉलो करते हुए कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगी जिसके नाम में ऐसी चीजें लिखी गई है। तो विदाउट प्रिजुडाइज या नॉट विद स्टैंडिंग नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग शुरू होगा कोई वर्ड, इसका मतलब यही है सब कुछ। लेकिन विदाउट प्रिजुडाइज मतलब सेक्शन सबसेक्शन 2 में जो बातें लिखी गई हम उसे मानते हुए चल रहे हैं, उसे इग्नोर नहीं करना। उसके लॉ को मानते हुए कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके नाम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लॉ को पढ़ना सीख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 6, एप्लीकेशन ऑफ दिस मिसचीफ रूल इज ऑल्सो वेल फाउंड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्शन 2D ऑफ द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955। अब ये मिसचीफ रूल क्या है, मिसचीफ रूल का एप्लीकेशन क्या है। नाउ दिस सेक्शन डिफाइन prize competition as any competition in which prize are offered for the solution of any puzzle based upon the building of arrangement, combination, permutation of letters, words or figures। अब किसी भी चीज को जीतने के लिए उन्होंने एक कंडीशन डाल दी, इस पजल को जीतने के लिए अरेंज करो, कॉम्बिनेशन करो, परम्यूटेटिव लेटर बनाओ, वर्ड्स बनाओ, फिगर्स बनाओ। द इशू वाज वेदर द एक्ट अप्लाइज टू कंपटीशन विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल एंड आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइज कंट्रीब्यूशन एक्ट है क्या वो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है गैम्बलिंग जैसे जहाँ पे जुआ खेलने वाली, या फिर ऐसे प्राइजेस के लिए भी है, ऐसे गेम्स के लिए जहाँ पे स्किल यूज हो रहा है।
वो जो कि नेचर ऑफ गैम्बलिंग के लिए नहीं है, क्या उस पर भी एप्लीकेबल है? सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले लॉ को पढ़ के देखा और कहा टू द मिस्चीफ दैट कंटिन्यूड दैट अंडर दैट लॉ एंड टू द रिजोल्यूशन ऑफ वेरियस स्टेट्स अंडर आर्टिकल 252 ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू पास द एक्ट हैज स्टेटेड। तो भाई उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो पास करे एक्ट हैविंग रिगार्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन। इस लॉ की पूरी हिस्ट्री को चेक करते हुए द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट देयर ऑफ एंड द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट वी आर ऑफ ओपिनियन दैट द कंपटीशन व्हिच आर साउट टू बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एक्ट आर ओनली दोज कंपटीशन व्हिच सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल। कोर्ट ने जवाब दिया है कि जिस गेम में स्किल की जरूरत है और फिर उसके पास जीतना है तो उसमें ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मिसचीफ वाला रूल है। तो ऐसे केस के लिए आपको सेपरेट लॉ बनाने की जरूरत है। तो कोर्ट भी जो करता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी लोअर कोर्ट्स है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करते हैं। किसी ने चोरी की या नहीं की है फैक्ट फाइंडिंग है, लॉ को तोड़ा या नहीं तोड़ा वो फैक्ट फाइंडिंग है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट तक लेवल तक में डिसीजन किया जाता है। अगर किसी ने ये कोई जुर्म कर दिया उसके लेकर लॉ पहले से ही डिफाइन है तो उस केस में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहती भाई ठीक है डिफाइन है तो आप वहीं पे खत्म करो। हमारे पास तब आओ जब लॉ को समझने में कोई प्रॉब्लम है, लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 7, फुल टाइटल ऑफ द पेज नंबर 26, फुल टाइटल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के लिए एक एक्ट बनाया हुआ 1951 स्पेसिफाई दैट दिस इज एन एक्ट टू ऑथराइज एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज ऑफ राइट इन एनी हाई कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इन्होंने एक फुल टाइटल दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स को, ये बस एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश है ये। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, यूज ऑफ द वर्ड मे। कई लॉ में आपने देखो ही मे अरेंज या ही शैल अरेंज, मे और शैल यूज होता है। तो यूज ऑफ द वर्ड मे इन सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसमें सेक्शन 5 में मे वर्ड का मतलब है प्रोवाइड दैट ए मैरिज मे बी सोलमनाइज बिटवीन टू हिंदू, शादी जो है वो दो हिंदुओं के बीच में होगी, मे बी सोलमनाइज हैज बीन कंस्टिट्यूट टू बी मैंडेटरी, उसको हमने मैंडेटरी ट्रीट किया है, ना कि मे मतलब ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी इन दैट सेंस द बोथ पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी हिंदू एज पर डिफाइनिंग सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। एक्ट के सेक्शन 2 के हिसाब से दोनों पार्टी का हिंदू होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। इट वॉज हेल्ड दैट अ मैरिज बिटवीन अ क्रिश्चियन मेल एंड अ हिंदू फीमेल सोलमनाइज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज वॉइड। अगर हम एक क्रिश्चियन मेल है वो हिंदू फीमेल से शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये वॉइड है, सही नहीं है। This result was reached also having regard to the preamble of the act which reads an act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus। ये एक्ट ही हिंदू की शादियों के लिए बनाया गया है, तो बस क्लियर है। तो यहाँ मे का मतलब उन्होंने कंपलसरी ट्रीट किया है। एग्जाम्पल नंबर 10, inclusive पेज नंबर 30, inclusive definition of lease given under section 216C of the Stamp Act 1899। स्टाम्प एक्ट 1899 में लीज एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। हैज बीन वाइडली कंस्टिट्यूट टू कवर ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के लिए बताया विच में नॉट अमाउंट टू अ लीज अंडर सेक्शन 105 द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब ये कि लीज की जो डेफिनेशन है जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा गया उसका रेफर ना करके अगर उसके ऊपर स्टैम्प की अगर एप्लीकेशन है तो वो स्टैम्प एक्ट 1899 एप्लीकेबल होगा। होता क्या है, जब आप लीज पे लेते हैं कोई प्रॉपर्टी 5 साल 10 साल के लिए तो एनुअल जो रेंट होता है अगले 4 साल का उसका एवरेज निकलता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट होती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग कैलकुलेशन है। तो उसमें स्टैम्प कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि वो सरकार को पैसा जाएगा। तो उन्होंने बोला स्टैम्प एक्ट को फॉलो करो, ना कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को लीज के केस में। आई थिंक आगे के एग्जाम्पल्स हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने चाहिए, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और क्वेश्चंस आंसर भी। समझ में आ रही होगी इन वीडियो से तो प्लीज़ रेफ़र करो अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और फीडबैक जरूर दो भाई, ताकि इम्प्रूवमेंट तो हो आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।